हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। लेक्चर 1 में हमने न्यूट्रिशन को कवर किया था और इसमें हम एक और लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है ट्रांसपोर्टेशन? इसकी डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं। इट इज द लाइफ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स etc moves from one place to another place within लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसमें बेटा हम न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, CO2 O2 जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, वन प्लेस ऑफ बॉडी से दूसरी प्लेस ऑफ बॉडी तक ले जाएंगे विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये वो लाइफ प्रोसेस है जो इनसाइड द बॉडी हो रही है। इसमें जो हमने न्यूट्रिएंट्स को, आपको अगर पहला लेक्चर याद होगा तो हमने डाइजेशन उसमें कंप्लीट कर लिया था, जिसमें फूड को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया था हमने। तो न्यूट्रिएंट्स वही जो ब्रेकडाउन वाला फूड है, अगर आपको याद हो, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब आया था ना। इसको हमने क्या किया था, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन कर लिया था इस फूड को। तो इस फूड को ले जाना है सभी बॉडी पार्ट्स तक, मतलब सभी सेल्स के पास, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। गैसेस क्या है, O2 CO2, इनको भी ले जाना पड़ेगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है बेटा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जब वहां जाएंगे तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। मैंने आपको बोला था बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं इनसाइड द सेल, तो उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होगा, उसको भी तो वापस लाना पड़ेगा। तो यही हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के साथ। हमने देखा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, दोनों में हमको देखना है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में दो लोग हैं, जय और वीरू। ये दोनों भाई क्या करेंगे, आपस में ही मिलकर काम करेंगे। फ्लोएम जो है बेटा वो क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, वाइल जाइलम जो है बेटा वो क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे करेगा, इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ में जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में देखा जाए तो वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा बेटा, हमारे पास ब्लड होगा। ब्लड में हम चीजों को, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारी गैसेस हैं O2 CO2, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, ले जाएंगे। दूसरा है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें आपके पास एक फ्लूइड होगा, उसका नाम है क्या, उसका नाम है लिम्फ। लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्चुअली जो हमारा बॉडी है ना, वो प्लांट से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है। तो ब्लड के साथ साथ उसका छोटा भाई भी चाहिए हमको, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ ज्यादा काम तो नहीं करता, पर जो भी काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के साथ। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अगर ध्यान से देखें हम तो सारा मुद्दा और मामला इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अगर हम H2O को देखें और साथ में मिनरल्स को देखें यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है शुगर, और ये क्या है, ये CO2 जा रही है और O2 यहाँ पर बाहर जा रही है और CO2 अंदर ली जा रही है। CO2 अंदर ली जा रही है क्योंकि फोटोसिंथेसिस चाहिए। O2 क्यों है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, बाई प्रोडक्ट में O2 निकलता है ना, वो बाहर जा रहा है। शुगर में क्या किया था हमने, लीफ में खाना बनाया था। और यहाँ पे क्या किया था, यहाँ जो H2O और मिनरल्स है वो तो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, सॉइल में होंगे ना, वो तो ऊपर हो नहीं सकते। तो यहां से चीजें ये वाली कहां जाएंगी, ऊपर, है ना। एक ऐसे समझ लेते हैं, पहले हिंदी में जान लेते हैं क्या होगा, क्या मोटा मोटा। और जो शुगर होगा वो कहां से आएगा, वो नीचे से आएगा। मतलब शुगर एरियल पार्ट से नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड में। और ये जो H2O और मिनरल्स है ये क्या करेंगे, ये एरियल पार्ट की तरफ जाएंगे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। समझ लो, इसी को हमको क्या करना है, इसी को पढ़ना है कि चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो उसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन दो लोग करते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल को कैरी करता है। ये बात तो सबको पता है, क्लास 9 पे भी हमने जाना था। ठीक है, अब थोड़ा सा जाइलम के बारे में ब्रीफ तरीके से जानते हैं कि जाइलम आखिर पानी ले कैसे जा रहा है ऊपर। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि जाइलम के पास स्ट्रक्चर कैसा है जाइलम का। तो जाइलम के पास 4 कंपोनेंट्स है बेटा, एक है ट्रैकीड्स, एक है जाइलम फाइबर, एक है वेसल्स, एक है जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग मिल जाते हैं। मतलब ये 4 प्रकार के जब सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है, उस टिश्यू का नाम क्या है, जाइलम टिश्यू। वैसे ही जो फ्लोएम है ये क्या करेगा, ये फूड मटेरियल को कैरी करता है। इसके पास क्या क्या है, इसके पास एक है सीव ट्यूब एलिमेंट, क्या होता है अभी समझेंगे। एक है फोलम पैरेन्काइमा,
एक है कंपेनियन सेल और एक है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर मैंने नहीं लिखा, एक है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये 4 लोग इधर हैं। तो इनके बारे में समझना है कि इनका फंक्शन क्या है, जाइलम फाइबर क्या करता है, ट्रैकिड वेसल्स क्या करते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहले जाइलम के बारे में ले लेते हैं। ठीक है, जाइलम के बारे में जानते हैं। तो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी। बेटा इस लाइन को याद रखना, भी बाद में इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, मतलब ये जो वाटर एंड मिनरल ऊपर जा रहा है इसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसके 4 कंपोनेंट हैं, वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरन काइमा है। इसमें जो ये 3 होते हैं बेटा, ये 3 क्या होते हैं, ये 3 हैं डेड, और ये क्या होता है, ये अकेला है जो कैसा है, लिविंग सेल है, मतलब लिविंग टिश्यू कह सकते हैं। बाकी ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, डेड होंगे। क्यों डेड होंगे इस बारे में भी हम अभी बात करेंगे। पहले जान लेते हैं वेसल्स और ट्रैकिड्स के बारे में। बेटा वेसल्स और ट्रैकिड, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट्स में, तो जाइलम के अंदर भी कौन है, वेसल्स और ट्रैकिड्स करते हैं। वेसल और ट्रैकिड में भी कोई आपसे पूछ ले ज्यादा कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो कह देना तो कौन करता है, वेसल करता है। वो आपको यहां पर अभी दिख जाएगा। देखिए ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये है आपका ट्रैकिड। ये क्या है, ये है ट्रैकिड। उसके बगल में जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है जाइलम फाइबर। ठीक है, ये वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है मोटा वाला, ये है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल आप देख रहे होंगे इसका डायमीटर बहुत ज्यादा है, इसका डायमीटर बहुत ज्यादा है। जब डायमीटर बहुत ज्यादा होगा बेटा तो वही तो पानी ज्यादा ले जाएगा ना। तो इन दोनों में अगर वेसल्स और ट्रैकिड्स में बात करें, दोनों पानी ले जाते हैं थ्रू द पिट्स। ये क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। अभी देखिए इस बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रैकिड। तो ट्रैकिड सबसे पहले आपको जानने वाली बात ये लगेगी कि ये वो कंपोनेंट है जाइलम टिश्यू का जो वाटर कंडक्शन में कहीं ना कहीं मदद करता है मेनली। वैसे चारों मदद करते हैं बेटा, पर ये ज्यादा मदद करता है, मतलब ट्रैकिड और वेसल्स ज्यादा, इन्हीं के थ्रू पानी ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं बहुत सारे ऐसे करके क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। समझ में आया। और इनके जो एंड्स हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वो होते हैं टेपर्ड एंड्स होते हैं। कैसे होते हैं, टेपर्ड एंड्स होते हैं। और बगल में कौन है, बगल में इसके एक और है, उसका नाम है जाइलम वेसल। क्या नाम है बेटा, जाइलम वेसल। उसमें भी क्या होंगे, उसमें भी पोर्स होंगे। समझ में आया। ठीक है, ये दोनों क्या है, यही दोनों मेनली मिलके वाटर का कंडक्शन करते हैं। साथ में एक कौन होगा, एक होगा जाइलम फाइबर। मान लीजिए ये क्या है, ये है जाइलम फाइबर। ये क्या है, ये है जाइलम फाइबर। इसका क्या फंक्शन है, और यहां पे क्या होंगे, यहां पे होंगे आपके पैरेनकाइमा सेल्स। क्या होंगे, पैरेनकाइमा सेल्स। यही लिविंग है। अब सबके फंक्शंस जान लेते हैं, आखिर क्या काम कर रहा है। इन दोनों का काम आपने समझ लिया, पानी ले जाना है। इसका काम क्या है, इसका काम बेटा ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि किसका बना हुआ है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू का बना हुआ है, स्क्लेरन काइमा का बना हुआ है। स्क्लेरन काइमा क्या करता है, डेड सेल्स से बना होता है ना, काफी ज्यादा हार्डनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है। क्यों भाई, पानी ले जाना है ऊपर तक। और साथ में बेटा ये जो तीनों टिश्यू है ना, ये तीनों टिश्यू बेटा ये क्या होते हैं, बेटा ये इनको मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। इसका मतलब इनके पास क्या होगा, कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर बोलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं। समझ में आया। ठीक है, इनके पास कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि बेटा ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, वाटर का कंडक्शन करना है। जब कुछ होगा ही नहीं अंदर तो ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, पानी ऊपर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, पानी ऊपर जाएगा, कुछ है ही नहीं। अच्छा ये क्या करता है, ये जो पैरेनकाइमा सेल है बेटा, पैरेनकाइमा सेल आ जाए सबसे पहले तो क्या करेगा, वो तो स्टोर करेगा फूड को, पता ही होगा आपको। ये फंक्शन तो उसका क्या है, यूनिवर्सल है। साथ में जो ये वाटर कंडक्शन हो रहा है ये कैसा हो सके, रेडियल हो सके, चारों तरफ हो सके, सर्कुलर हो सके, बढ़िया तरीके से हो सके, पूरी तरीके से जा सके। और साथ में कोई भी अगर जाइलम टिश्यू में न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी बेटा, तो वो भी कौन करेगा, यही पैरेनकाइमा सेल करेगा। ओवरऑल कंडक्शन में भी ये मदद करता है।
है ना, समझ में आया। बाकी ये तीन क्या है, ये तीन डेड है। पूरा का पूरा मतलब क्या कर लिया, अपने आप को डेड ही बना लिया। क्यों? क्योंकि अगर जब डेड हो गए तो इनकी जो खुद की नीड है बेटा वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खुद नहीं चाहिए इनको, इनको पानी नहीं चाहिए, इनको फूड नहीं चाहिए, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया। बेईमानी नहीं कर सकते कुल मिला के, ठीक है। चलो अच्छा देखो, साथ में इनके देखो, यहां देखो ना, ये बहुत मोटे होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है ना काफी थिक होती है बेटा। और वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है लिग्निन की। किसकी बनी होती है, बनी होती है लिग्निन की। ये जो वॉल है काफी ज्यादा क्या होगी, थिक होगी। और किसकी बनी होगी, लिग्निन की बनी होगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। वॉल किसकी बनी होगी, लिग्निन की बनी होगी। इसमें जो वॉल होगी, थिक वॉल, किसकी बनी होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये पानी ऊपर ले जा रहा है, मैंने बोला पानी ऊपर जा रहा है, तो मैंने एक लाइन आपको बोली थी याद रखना, वो है क्या, अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहा भैया। ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो, कोई ना कोई फोर्स चाहिए भैया, ऐसे नहीं जा सकते आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ना। आप लोग जब हम लोग जब जंप करते हैं नीचे ही आते हैं ना, क्योंकि ग्रेविटी फिजिक्स के लॉ कभी वायलेट नहीं होते, तो कोई ना कोई फोर्स नीचे से लग रहा होगा। वो फोर्स कौन कौन सा है, उसमें है ऑस्मोसिस, उसमें है कैपिलरी एक्शन, और उसमें है ट्रांसपिरेशन। इन तीनों को एक एक करके जानेंगे। ऑस्मोसिस क्या है बेटा, ये है रूट्स, और ये जो इसके एक्सटेंशंस निकले इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं, एपिडर्मिस जो है प्लांट की आउटर वॉल, उसका जो एक्सटेंशन है वो रूट हेयर है। रूट हेयर में होंगी सेल्स, सेल के अंदर क्या होगा, H2O, और एक यहां पर होगा ग्राउंड में H2O होगा। और आपको ऑस्मोसिस पता है कि ऑस्मोसिस क्या कहता है, कि जब एक तरफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, जैसे कि पानी, ऐसे ही मान लो पानी, कोई भी लिक्विड जो एक तरफ ज्यादा हो, जिसका एक तरफ प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा हो, या फिर कह लो कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और दूसरी तरफ क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन लो होगा, तो पानी या फिर वो लिक्विड उस जगह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ में आया। ये क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बीच में है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती, सेमी मतलब कुछ चीजों को बस अलाउ करती है आर पार जाने को, बाकी चीजों को नहीं करती। तो आप खुद जानते हो यहां पानी ज्यादा है और यहां पानी कम है। यहां मतलब कहां ज्यादा, ग्राउंड वाटर, कहां पर, ग्राउंड वाटर। और यहां मतलब कहां, यहां इनसाइड द सेल, किसकी, रूट हेयर्स की जो सेल है, रूट हेयर की सेल है ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी भाई, सेल वॉल होगी सेल के पास, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन एक्ट करेगी किसके साथ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। और जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी तो यहाँ पे फिनोमेना क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस, और पानी यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा। कैसा प्रोसेस है, क्या देना सर, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगती, नो एटीपी। भाई पानी जहां ज्यादा है वहां से पानी कम की तरफ चला जाएगा, इसमें कोई एनर्जी नहीं खर्च करनी है आपको, ठीक है। लेकिन ओवरऑल पानी तो ऊपर जा रहा है ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि भैया पानी ऊपर चला जाए, है ना, क्योंकि पानी नीचे से ही ऊपर जा सकता है, प्लांट ऊपर से पानी नहीं ले पाते, ठीक है। दूसरा क्या है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन समझते हैं। देखिए कैपिलरी एक्शन क्या है कि मान लीजिए, पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये आपका एक, आपने एक बकेट ले ली, बकेट में क्या ले लिया, ये ले लिया वाटर, ये क्या है वाटर। ये आपने क्या डाल दिया, एक स्ट्रिप डाल दिया, ये आपने क्या डाल दिया, एक पेपर स्ट्रिप डाल दी, ठीक है। आप इसको घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। पेपर ले लो, अपने अखबार ले लो आप। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये जो पानी है ना बेटा, ये इसमें जाने लगा ऊपर, ये पानी ऊपर जाने लगा। कैसे हुआ, तो यहां बेटा एक्चुअल में दो चीजें हुई, उनको मैं समझना पड़ेगा। दो फोर्स लगे बेटा, पहला होगा कोहेसिव फोर्स, दूसरा होगा एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है बेटा। कोहेसिव फोर्स जो होता है वो लगता है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। यहां पर कौन है, H2O, तो कहते हैं ना बिटवीन H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं बेटा, दोनों पोलर हैं। पोलर क्या होते हैं, बात की बात है। चलिए, सेम मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है
उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो H2O मॉलिक्यूल को खींचेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है एडहेसिव फोर्स, जिसमें आप क्या कहेंगे, बिटवीन H2O एंड अदर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, H2O अदर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, वो करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। एडहेसिव मतलब एडहेसिव फोर्स में क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल या फिर दो अलग अलग एटम्स, एलिमेंट्स एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स या सेम मॉलिक्यूल, सेम कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ये दोनों, अब सोचो इसको इमेजिन करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने पेपर यहाँ डाला, वाटर क्या करेगा, वाटर उसमें क्या करेगा, रिंस करके राइज करने लगेगा, राइज मतलब उठने लगेगा, उठने लगेगा तो वाटर को क्या करेगा, खींचेगा अपने पीछे, ठीक है। और साथ में जो वाटर का ये वाला मॉलिक्यूल है, साथ के पेपर में क्या हो जाएगा, पेपर वाले मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों मिलकर एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, जिस एक्शन को हमने क्या बोला है, कैपिलरी एक्शन, जिसके थ्रू होता क्या है, जो पानी है, जो वाटर है, वो क्या करता है, पेपर में स्ट्रिप में क्या करेगा, राइज करने लगेगा। वैसे ही सेम यहां पे भी होगा। भाई पानी जब ऊपर जा रहा होगा तो पहले क्या लगेगा, पानी पानी को खींचेगा, जो कि फोर्स क्या होगा, कोहेसिव फोर्स। दूसरा क्या होगा, एडहेसिव फोर्स, मतलब जो प्लांट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, एडहेसिव फोर्स बनाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, इसको हमने क्या बोला है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में आपको याद होना चाहिए, दो फोर्सेस लगते हैं, दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, राइज करेंगे वाटर को ऊपर, उसको हम लोग कैपिलरी एक्शन बोल रहे हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के लिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है, आपने सुना होगा, जो वाटर है उसका हमें क्या है, वाटर लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से वाटर लॉस होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। समझ में आ गया, भाप बन के पानी का उड़ जाना, एरियल पार्ट जानते हो ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है पूरा एरियल पार्ट बोल रहे हैं इसको, जो हवा में है, समझ रहे हो, जो आपको दिखता है, शूट जिसे बोल सकते हैं। वहां से जब जो भी पानी लॉस होगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इसका रोल कैसे है भाई, आपने देखा दोनों में पानी कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये जाइलम को पानी ले जाने में मदद कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। ट्रांसपिरेशन का कैसा रोल है उसको देखते हैं। अच्छा कोई मुझसे कहेगा सर यहां से कैसे पानी, बेटा पानी लॉस हो रहा है हर जगह से, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जरा हम पढ़ते हैं, समझते हैं। जो आपका ट्रांसपिरेशन है बेटा वो हर जगह से होता है। आप चाहो तो जो आपका स्टेम है, स्टेम से भी होता है। स्टेम में क्या होते हैं, ये आपका स्टेम है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स बोलते हैं। आपकी जो लीफ है, लीफ के ऊपर एक लेयर होती है, उसका नाम क्या है, क्यूटिकल, वहां से भी होता है वाटर लॉस, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, लेंटिसल ट्रांसपिरेशन। पर जो मेनली होता है बेटा वो आपका होता है कहां से, वो होगा आपका स्टोमेटा से, और यही हमको पढ़ना है। मतलब सबसे ज्यादा जो लॉस होगा वो कहां से होगा, स्टोमेटा से होगा, इसलिए हमको स्टोमेटा मेनली पढ़ना है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए ध्यान सुनिए, देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी लीफ है, मतलब ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प कर रहा है इसको समझिए। ये हमारी लीफ है, मतलब ये हमारी लीफ है, तो लीफ को जब हम ऐसे करके उठाएंगे तो ये जो सारी लेयर्स दिख रही हैं, उन्हीं लेयर्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये क्या है बेटा, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसको हमने बोला क्या है, क्यूटिकल। इसके बारे में पहले बता चुका हूं आपको, इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं, पहले लेक्चर 1 में बोल चुका हूं। ये क्या है, आपकी क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या क्या रोल है क्यूटिकल का बेटा, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, एक वैक्सी लेयर है जो किसकी बनी, अगर वैक्स मतलब चिपचिपी है तो किसकी बनी होगी, लिपिड की होगी, साथ में कुछ हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। बेटा ये क्या करेगी, ये वाटर जो लॉस होने वाला है प्लांट से, वाटर लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। मैंने ये नहीं कहा कि पानी को बिल्कुल रोक देगी, ये
मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये क्या करती है, वाटर लॉस को रोकती है, पानी ट्रांसपिरेशन में भाप ना बने उसको कम करती है। नीचे वाली क्या है, ये है आपकी अपर एपिडर्मिस। ये तीनों क्या है, ये तीनों है आपकी मीजोफिल सेल, जहां पर एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती है। ये क्या है, ये आपकी है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या है, ये भी नीचे कौन सी है, क्यूटिकल। क्यूटिकल आपको परेशान तो नहीं कर रही, क्यूटिकल एक्चुअली क्या है, कभी आपने कभी लीफ को छुई है तो ऊपर एक पतली झिल्ली जैसी, पन्नी जैसी एक एक लेयर होगी, उसी को क्या बोला हमने, क्यूटिकल बोला हुआ है, ठीक है। क्या काम है इसका, यही काम है, वाटर लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी एलोवेरा देखा हो या आपने कभी कैक्टस देखा हो, ये कहाँ के प्लांट्स हैं, ये डेजर्ट्स के प्लांट्स हैं। तो इनमें आप देखिएगा ये जो क्यूटिकल की लेयर है, ये जो वैक्सी थिक लेयर बनती है उसमें बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, वो थिन नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि वाटर लॉस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एलोवेरा और कैक्टस दोनों कहाँ के प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, वहां वाटर लॉस नहीं कर सकते कि पानी ऊपर आ रहा है ऊपर से उड़ा जा रहा है, ये ठीक बात नहीं। तो क्रिटिकल नीचे भी होगा। अच्छा, यहाँ क्रिटिकल नहीं होगी, और यहाँ से क्या होगा, ये है आपके स्टोमेटा, ये है क्या स्टोमेटा, यहाँ से क्या होगा, O2 बाहर आएगा और CO2 अंदर जाएगा। समझ में आया। अब मुझे बताइए, ये जो लीफ होगी बेटा, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा, तो यहां पर जाइलम भी तो आए होंगे, जाइलम आए होंगे ना, जाइलम आए होंगे ना बीच में, तो ये क्या होंगे, H2O आया होगा जाइलम लेके, है ना। तो ये जो H2O है ये क्या हुआ होगा, यहां पे भी आया होगा, यहां पे भी आया होगा, यहां पे भी आया होगा, और यहां से क्या हुआ होगा, वाटर एवापोरेट हो गया होगा, H2O एवापोरेट हो गया होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ऐसा होता होगा। अब जब पानी यहां पर वेपर की फॉर्म में उड़ गया तो ओवरऑल यहां पे जो वाटर है उसका जो कंसंट्रेशन है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा बेटा, तो ये जो स्टेम के पास पानी है वो इसकी तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा कि नहीं। जब स्टेम में पानी कम हो जाएगा तो जो रूट की तरफ पानी है वो बढ़ना चालू हो जाएगा कि नहीं चालू हो जाएगा, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी है भाई साहब, क्या, जहां पर लो कंसंट्रेशन है पानी वहां जाने की कोशिश करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, मदद कर रहा है ना कहीं, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया। तो इस तरह हमने क्या जाना कि ऑस्मोसिस, कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपिरेशन कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलोकेशन क्या है बेटा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स ग्लूकोज वाया फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू क्या है, उसके भी 4 कंपोनेंट है बेटा, और इसमें आप याद रखिएगा ये लाइन, जैसे मैंने कहा था ना अगेंस्ट ग्रेविटी याद रखनी है, इसमें याद करना है कि एटीपी है इसके पास भाई साहब, एटीपी यूज होगी उसमें। वो कैसी प्रोसेस थी, जाइलम में कैसी प्रोसेस हो रही थी, पैसिव प्रोसेस हो रही थी, उसमें एटीपी नहीं यूज हो रहे थे। इसके पास भी अपने 4 कंपोनेंट है कि सीव ट्यूब, एक है कंपेनियन सेल, एक है फोलम पैरेनकाइमा और एक है फोलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ओके। इसमें अगर इसको छोड़ दो, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये क्या होगा, ये होगा डेड। और डेड होगा तो बेटा क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। समझ में आया। इसमें जो मेनली फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, सीव ट्यूब कर रही है। सीव ट्यूब मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी। कंपेनियन सेल क्या करेगा, कंपेनियन सेल इसको सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सीव ट्यूब से इतना खाना ट्रांसपोर्ट करना है तो सीव ट्यूब को भी क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से खाली रखना पड़ेगा, उसके पास ना न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो कंपेनियन सेल क्या करेगा, उसको गाइड करेगा, खाने को कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है। समझ में आया। क्योंकि जो जाइलम है, आप देखिएगा ध्यान से, जाइलम को पानी हमेशा ऊपर ही ले जाना है भैया, जाइलम को पानी हमेशा कहां ले जाना है, ऊपर ही ले जाना है। तो जाइलम के जो सेल हैं उनके डीएनए में फीड हो गया भैया ऊपर ही जाना है, तो वो क्या हो गया, ठीक ऊपर ले जाओ। लेकिन यहां पर
फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में सीव ट्यूब को क्या करना है, डिसाइड करना है कि भैया ऊपर ले जाएं कि नीचे ले जाएं, तो वहां पर कोई ना कोई हेल्प करने वाला चाहिए। और आपको पता होना चाहिए ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियस। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, अभी इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। और चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये आपका फ्लोएम फाइबर है जो कि क्या देगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बात हो चुकी है। सीव ट्यूब क्या कर लेगा, यही मेनली वाटर को, सॉरी फूड को कंडक्ट करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाएगा। समझ में आया। ये क्या है, कंपेनियन सेल जो कि इसको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि खाना ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और ये क्या है, पैरेनकाइमा सेल जो कि क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे, साथ में फूड को डिलीवर भी करेंगे। ऐसा नहीं है, फूड डिलीवर भी करेंगे इसको, इस वाले फूड को यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं, इस वाले फूड को यहाँ पर डिलीवर भी कर सकते हैं। किसको, फूड को। फूड मतलब क्या, ग्लूकोज। समझ में आया। और साथ में क्या करेंगे, ओवरऑल फूड का अच्छे से कंडक्शन हो सके इसमें भी सपोर्ट देंगे। साथ में जो भी न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी किसमें, फ्लोएम टिश्यू में, उसमें क्या करेंगे, हेल्प भी करेंगे भैया, क्योंकि क्या है, लिविंग टिश्यू है ना, तो हेल्प तो करेंगे ही। समझ में आया आपको। अच्छा, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, फ्लोएम ट्यूब को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम ट्यूब को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, मान लीजिए ये आपकी फ्लोएम ट्यूब है। जैसे कि अगर हमने जाइलम के बारे में जब पढ़ा था, तो जाइलम में आपने जब पढ़ा था, एक सेकंड यहां देखिए, जब आपने जाइलम के बारे में ये पढ़ा था यहां पर, ये देखिए ये, तो इसमें जो सारी सेल्स हैं जाइलम ट्यूब की, जिसमें मेनली पानी जा रहा था, जाइलम वेसल जिसको हमने बोला था, उसमें एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या हो गई थी, कंप्लीटली फ्यूज हो गई थी। जो यहाँ वाली सेल वॉल है, ये वाली सेल वॉल, ये पूरी तरीके से इस वाली सेल वॉल के साथ क्या हो गई थी, फ्यूज हो गई थी। कोई भी आपको बीच में क्या नहीं दिख रहा था, कोई भी बैरियर नहीं दिख रहा था। यहाँ पे कोई भी ऐसे करके बैरियर नहीं दिखेगा। पूरी तरीके से क्या हो गई थी, जो सेल वॉल्स थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। और पानी कहाँ जा रहा था, अगर हम ट्रैकिड्स की बात करें तो क्या करेगा, पिट से होता हुआ जा रहा था। यहाँ भी बहुत सारे पिट्स होंगे जिनसे पानी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इधर क्यों, क्योंकि जाइलम पैरेनकाइमा है ना, उसको भी तो पानी चाहिए ना, ठीक है। तो पिट्स के थ्रू पानी ऊपर जा रहा था। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये दो सेल्स थी जिनसे ये पूरा जाइलम टिश्यू बना था, वो आपस में क्या हो गई थी, पूरी तरीके से फ्यूज हो गई थी। पूरी तरीके से ये जो फ्यूज हो गया था सब, एक के ऊपर एक पूरी तरीके से जुड़ गई थी। कोई बैरियर नहीं था, एकदम क्या हो गई थी, पाइप जैसी हो गई थी। पानी एक बार घुस गया तो पूरा ऊपर जा रहा है, कोई बैरियर नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, किसकी, सीव ट्यूब की, तो ये क्या करती हैं, आपस में जब फ्यूज होंगी ना, तो ये जो इसके सेल वॉल्स हैं, ये पूरी तरीके से फ्यूज नहीं होते हैं, है ना। ये पूरी तरीके से देखिए, यहाँ पर फ्यूज नहीं हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हुए। देखो इस तरह के बैरियर है ना बीच में, और इनमें क्या होते हैं, पोर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, सीव पोर बोला है। सीव मतलब छन्नी, उसमें पोर जैसा स्ट्रक्चर ये, तो इसी पोर से होता हुआ पानी ऊपर जाएगा। मतलब पूरी तरीके से जो वॉल्स होती हैं सीव ट्यूब की, सेल वॉल की, किसकी, सीव ट्यूब की जो सेल्स की, पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जाइलम वेसल में और फ्लोएम सीव ट्यूब में, जो आपको पता होना चाहिए। जाइलम वेसल से मेनली पानी जाइलम वेसल से जाता है और मेनली खाना इस सीव ट्यूब से जाता है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। थोड़ा सा चलिए समझते हैं कैसे खाना जा रहा है, इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में जानते हैं। मान लीजिए ये आपकी क्या है, लीफ है। लीव्स में खाना बन रहा है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, सोर्स। और बाकी सारे पार्ट्स जो हैं, जो भी पार्ट्स होंगे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक। सिंक मतलब वहां तक खाना पहुंचाना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए खाना यहां से यहां बना, तो पहले खाना तो यहां बना होगा। अच्छा एक बात मैं और बता दूं आपको, प्लांट जब खाना बनाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को जब क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तभी उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। याद रखिएगा,
लेकिन जब इसी ग्लूकोज को उन्हें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, तो वो क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उसको कर लेते हैं। और जब इसी ग्लूकोज को उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो उसको क्या बना लेते हैं, वो सुक्रोज बना लेते हैं। क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स हैं, बस इतना समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट की सारी फॉर्म्स हैं, कुछ सिंपल फॉर्म्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं। आप लेक्चर 1 देखेंगे, उसमें मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में हिंट दिया है, एक्चुअली 5 मिनट बोला है उसमें, आप समझ सकते हैं, इतना बहुत है। ठीक है, तो जब उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो सुक्रोज बना लेंगे। मतलब अगर दोबारा एनर्जी कभी चाहिए तो सुक्रोज से क्या बनाना पड़ेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को जब आप ब्रेक करेंगे तभी एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हैं? स्टोर करना होगा तो प्लांट क्या कर लेंगे, खाने को स्टार्च बना देंगे, मूव कराना होगा सुक्रोज बनाएंगे, और अगर एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज बनाएंगे। इसी फॉर्म में काम होगा, समझ लो। तो जो सुक्रोज है बेटा वो क्या करेगा, यहां बनेगा और यहां से यहां आएगा, और लगातार ये वाले सेल, पैरेन्काइमा सेल, ये क्या करेंगे, इसको कंपेनियन सेल में ट्रांसपोर्ट करते जाएंगे। कंपेनियन सेल में क्या हो जाएगा, सुक्रोज ज्यादा हो जाएगा, वहां से क्या करेगा, यहां जाएगा। लेकिन बेटा इतना आसान नहीं है, आप खुद देखो, यहां पर ज्यादा हो रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है शुगर का, यहां पर शुगर मतलब क्या, सुक्रोज का, यहां पर ज्यादा है, और यहां पर क्या है, कम है। तो यहां पे क्या लगेगी, एटीपी लगेगी। क्या लगेगी, एटीपी। इसीलिए मैंने कहा है जो फूड को ले जाना है वो पैसिव प्रोसेस नहीं है, वहां पे क्या लगती है, एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, रुपया है ये, रुपया खर्च होगा भाई साहब। क्यों, क्योंकि पैसिव नहीं है। यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन, यहाँ हाई कंसंट्रेशन, चीजें यहाँ से यहाँ जा रहेंगी। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आ जाएगी किसमें, ये क्या है, ये आपकी सीव ट्यूब है। ये देखो मैंने उसी कलर में लिया है इसीलिए कि सीव ट्यूब आपको दिखे। ये सीव ट्यूब है, यहाँ से जो शुगर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। समझ में आया? और ये है, ये क्या है, ये है कंपेनियन सेल। क्योंकि इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, खाना ऊपर जाएगा या नीचे, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा कौन, कंपेनियन सेल, है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है। बगल में बेटा ये जो फ्लोएम है, ये जो जाइलम है, इन दोनों के बीच में एक सेल पाई जाती है, इनको कहते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। कैम्बियम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों के बीच में रहते हैं, जान लो ऐसे थोड़ा सा जान लो कि कैम्बियम क्या है। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहते हैं, और ये फॉर्मेशन में मदद करते हैं। क्या, न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम। कोई भी न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम की जो सेल होंगी उनके बीच में क्या, मतलब जब भी कोई न्यू जाइलम बनेगा, भाई जैसे जैसे प्लांट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसके पास क्या चाहिए, ज्यादा जाइलम उसको चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा फ्लोएम उसको चाहिए क्योंकि अब ज्यादा खाना उसको चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कैम्बियम क्या करेगा, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम्स हैं उनको क्या करेगा, बनाएगा, है ना, क्योंकि प्लांट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और तो यहां जो है, यहां पे क्या चल रहा है, ये है जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को मिलाकर बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। समझ में आया? तो क्या होगा, यहां से पानी भी यहां पर मूव कर सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है। क्यों जाना है बेटा, क्योंकि जब पानी जाएगा, खाना जाएगा, तभी एक जगह पे, किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तभी तो वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव होंगी ना। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बनाना पड़ेगा ना, विद द हेल्प ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये लेन देन चलता रहता है आपस में। ठीक है, बीच में क्या पाई जाती है, कैम्बियम। फर्दर जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, न्यू जाइलम न्यू फ्लोएम बनते रहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, वहां कैम्बियम सेल्स पाई जाती हैं। जाइलम फ्लोएम को मिलाकर क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। मैंने जो आपको बताया था जाइलम फ्लोएम में क्या है, वो यही डिफरेंसेस हैं। जाइलम में जो लेयर होगी बेटा वो कैसी होगी, काफी थिक होगी, और किसकी बनी होगी, थिक होगी, और कैसी बनी होगी, लिग्निन की बनी होगी सेल वॉल। इसमें जो मूवमेंट होगा बेटा वो वाटर का, वो क्या होगा, वन डायरेक्शनल। इसमें क्या होगा, इसमें चलेगा बाई डायरेक्शनल, है ना। देखो ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। इसमें जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, और कैसी होगी, एज कंपेयर टू जाइलम थिन होगी। समझ पा रहे हो? इसमें देखिए कोई भी जो एंड वॉल्स नहीं है ना, कोई एंड वॉल पूरी तरीके से फ्यूज हो गए थे तो क्या बोलेंगे, नो एंड वॉल्स। इसमें क्या है, इसमें एंड वॉल्स हैं, और उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं जिसको हमने क्या बोला है,
परफोरेशन बोला है। ये है क्या एक्चुअल में? ये है सीव ट्यूब जिसमें खाना जा रहा है, और ये क्या है? ये है जाइलम वेसल जिसमें पानी जा रहा है मेनली, क्योंकि यही दोनों कंडक्ट करते हैं ना, इसलिए क्या होगा, समझ में? ठीक है, कंपैरिजन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें, पहले सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास तीन चीजें हैं, ब्लड है, ब्लड वेसल है, और हार्ट है। हमारे ह्यूमंस में अगर बात करें तो जो ब्लड फ्लो करता है बेटा, वो ऐसे ओपन फ्लो नहीं करता, वो एक वेसल में फ्लो करता है, जो कि आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, और कैपिलरीज हो सकती है। आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज क्या है, इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आर्टरी क्या है? आर्टरी वो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, मतलब जिसमें O2 ज्यादा है। याद रखिएगा, मैं ज्यादा बोल रहा हूं। वेन्स वो है जिनमें O2 और CO2 दोनों होता है ना। इसमें CO2 नहीं है, इसमें लेकिन CO2 भी है, तो कहीं ना कहीं इसको हम डीऑक्सीजनेटेड बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं? इम्प्योर ब्लड बोल देते हैं। ये कैसा होगा बेटा? ये होगा प्योर ब्लड। प्योर ब्लड क्यों? प्योर ब्लड क्यों? क्योंकि सिर्फ O2 है, ओनली O2। इसके पास क्या है? O2 CO2 दोनों है। ठीक है बेटा, होता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप चाहो तो मान लो कि वेन्स में क्या है, इम्प्योर ब्लड है, उसमें CO2 होगा। ठीक है, समझ पाए? कैपिलरीज क्या है? देखिए समझिए, मान लीजिए ये आपकी एक आर्टरी है, ठीक है, और इसने आगे जाके क्या बना लिया? आर्ट्रियोल्स बना लिया, और ज्यादा फाइन हो गई, थिन हो गई। उधर से कौन आ रहा था? उधर से ये आ रहे हैं वेन्यूल, मतलब वेन्स ने आगे क्या बना दिया? वेन्यूल बना दिए। तो जो ये स्ट्रक्चर है, ये इतना, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। और ये क्या होता है? ये बहुत ही थिन होता है। क्यों? क्योंकि क्या करना है? एक्सचेंज करना है। क्या करना है? एक्सचेंज करना है बहुत ज्यादा। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपकी जो ब्लड वेसल है, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल ऐसे नहीं हर जगह से चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, अंदर बाहर हो रहा है, नहीं। एक पार्टिकुलर पोजीशन आएगी, उस पार्टिकुलर पोजीशन का नाम क्या है? कैपिलरीज। और वो किसके थ्रू बनती है? वो बनती है आर्ट्रियोल और वेन्यूल के थ्रू। आर्ट्रियोल मतलब आर्टरी आएगी, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाएगी, उधर से वेन आएगी, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाएगी, और यहीं से चीजें एक्सचेंज होंगी, जिसे हम बोलेंगे कैपिलरी। समझ में आया? ठीक है, आगे से देखते हैं ये क्या है। ठीक है, ब्लड वेसल समझ में आया, जिसमें ब्लड हमारा चल रहा है। अच्छा, ये ब्लड क्या है? ब्लड में क्या क्या होगा? तो ब्लड में एक होगा प्लाज्मा, जो कि अप्रोक्सी 55% होगा। ब्लड सेल्स लगभग होंगी 45%, दोनों मिलकर क्या हो गया? 100%। क्या हो गया? 100% आपका ब्लड हो गया। प्लाज्मा क्या है बेटा? प्लाज्मा एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स जैसा कुछ है, जिसमें लगभग 90% क्या होता है? वाटर होता है। बाकी ब्लड सेल्स क्या होंगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, इधर ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल में ट्रैवल कर रहा है, और जब ट्रैवल कर रहा है बेटा, तो इसको क्या चाहिए भाई? चलिए मान लीजिए कि ब्लड जो है वो ट्रैवल ऐसे कर रहा है, तो ब्लड ऐसे तो चला जाएगा, लेकिन ऊपर कैसे आएगा? है ना, ऊपर कैसे आएगा? तो ऊपर के लिए क्या लगेगा? हार्ट लगेगा। मतलब हमें पूरी बॉडी में हमारे ब्लड लगातार ट्रैवल करता रहे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक चाहिए वाटर, एक चाहिए वाटर पंप, जो कि क्या होगा? हमारा हार्ट होगा। और हार्ट में क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं, मतलब हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या है? चैम्बर्स हैं, जिन्हें हम ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा के बारे में बेहतर जानते हैं। प्लाज्मा को हमने बोला है ये 55% लगभग ब्लड में होगा। अगर इसकी डिफिनीशन लिखें तो आप कहोगे ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हमने क्या बोला है बेटा? प्लाज्मा बोला है। समझ में आया? कैसा होगा? कलरलेस होगा। हाँ बेटा, याद रखना, इसका रंग रेड नहीं होता। जो आपका ब्लड रेड है वो किसी और वजह से है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है? 90% वाटर है, देखो मैंने लिखा हुआ है। प्रोटीन्स हैं, आपका डाइजेस्टेड फूड होगा, कॉमन साल्ट NaCl होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होगा, यूरिया वेस्ट होगा, आपका बहुत सारा बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है ना, वो सारा होगा। ठीक है, प्लाज्मा कैरीज ऑल द डिजॉल्व सब्सटेंसेस, है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, है ना, ये सब पूरे कैरी करता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं बेटा।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल के बारे में अगर हम जाने तो ये कैसी दिखती है बेटा, ये है सर्कुलर और साथ में कैसी होगी, बाई कॉनकेव, और इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। सर्कुलर मतलब गोल और कॉनकेव मतलब उसमें यहां पर क्या होगा, डिप्रेशन होगा, जैसे इधर एक डिप्रेशन है फिर इधर एक डिप्रेशन है, ये देखिए आपको डिप्रेशन दिख रहा है ना, ये देखो, ये देखिए डिप्रेशन है ना इधर, तो दोनों तरफ से क्या होगा, डिप्रेशन होगा, उसी को हमने क्या बोला, बाई कॉनकेव, और कैसा होगा, सर्कुलर शेप होगा। और इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक्चुअल रीजन है हमारे जो ब्लड है उसके रेड होने में। और यही हीमोग्लोबिन हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। बेटा यहां मैंने लिख दिया है, रेड ब्लड सेल सर्कुलर इन शेप है, साथ में बाई कॉनकेव है, और इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, ऑक्सीजन को क्या कर सके, कैरी कर सके हमारी बॉडी में, इसलिए अपना कुछ है ही नहीं इसके पास, न्यूक्लियस व्यूक्लियस कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस रखेगा तो स्पेस लगेगा, तो स्पेस नहीं चाहिए इसको। समझ में आया? थोड़ा इसको अच्छे से जानते हैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए पहले तो हम हीमोग्लोबिन जानते हैं, ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का सिंबल है Hb। इसमें जो हीम है, हीम, ये इसको हम बोलते हैं आयरन, और जो ग्लोबिन है उसको बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो हीम हो गया आयरन, ग्लोबिन हो गया प्रोटीन। अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें हम तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है हीमोग्लोबिन का, इस तरह की रिंग्स बनी है जिसको हम बोलेंगे पायरोल रिंग। ठीक है, आप बस समझ लो थोड़ा सा, ऐसे रिंग है जिसको हम बोलेंगे पायरोल रिंग। आपको याद नहीं रखना है नाम, बस एक ओवरव्यू लेना है। और बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच प्रेजेंट है Fe+2, और साथ में यहां क्या है, ये बेटा क्या है, प्रोटीन्स। तो अब समझ में आया ना, आयरन क्या है और प्रोटीन क्या है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इसमें ये जो चार, ये जो पैरोल रिंग बनी हुई हैं, इन्हीं में क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। इसका मतलब एक बार में हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, इट कैन बाइंड मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे देता है। समझ में आया? तो क्या 4 CO2 मॉलिक्यूल भी कैरी कर सकता है? नहीं बेटा, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। हम जब नॉर्मल कंडीशन में, मतलब हम चुपचाप बैठे हैं या सो रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी को इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन सिर्फ क्या करता है, ड्रॉप करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। कब? जब हम क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन? हमारा बॉडी। जब हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन बेटा हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ड्रॉप कर सकता है सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स को। जब हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्साइटमेंट में जाएगी ना, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मैच देख रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें एक्साइटमेंट है हमारे पास, रेज है, समझ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, उन सब चीजों में क्या करेगा, मैक्सिमम 3O2। फिर भी उसके पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा। तो जब एक ड्रॉप करेगा हीमोग्लोबिन, तो साथ में क्या करेगा, 3 CO2, सॉरी, एक ऑक्सीजन फेंकेगा तो एक CO2 ले लेगा, 2 फेंकेगा तो 2 CO2 ले लेगा, 3 फेंकेगा तो 3 CO2 ले लेगा। लेकिन 4 ऑक्सीजन वो कभी नहीं फेंकता। इसीलिए मैंने कहा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है।
अब समझ में आया, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमो। और जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड अप करेगा तो क्या बनाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। समझ में आया? जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ब्लड में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ब्लड में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड अप होकर क्या बनाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड, ट्रांसपोर्ट देख लेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 पहले देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 होता क्या है एक्चुअली? मान लीजिए ये आपका क्या है? लंग है, जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा? ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एयर को अंदर ले रहे हैं तो उसमें O2 ज्यादा है भैया, पता है ना, 21% O2 है, और CO2 क्या है? बहुत कम है। तो जो लंग है वहां पर O2 ज्यादा है, तो वहां पर जो ब्लड वेसल्स होंगी क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी। ये क्या है आपकी? ब्लड वेसल। और वहां पर फिर क्या बनाएगी? वो एक कैपिलरी बनाएगी, जिसको हमने क्या बोला? पल्मोनरी कैपिलरी। क्योंकि मैंने बोला है कोई भी एक्सचेंज चलेगा तो ऐसे नहीं चलेगा। किसके थ्रू होगा? वो होगा कैपिलरीज के थ्रू। वो किसके थ्रू होगा? कैपिलरीज के थ्रू होगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये जो पल्मोनरी कैपिलरी है इसमें क्या प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करेगा? O2 को कैरी करेगा, CO2 को नहीं कैरी करेगा। मतलब अगर यहां पर हीमोग्लोबिन के पास CO2 होगा तो वो क्या करेगा? इसको ड्रॉप कर देगा और O2 को पिक कर लेगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ O2 ज्यादा है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर कहां जाएगा? फिर वो जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास। बॉडी पार्ट्स में क्या है आपके? बहुत सारे सेल्स हैं। और सेल्स में क्या हो रहा होता है? सेल्स में हो रहा होता है रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन में एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है CO2। मतलब यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? ज्यादा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है? कम है। तो जो यहां वाली ब्लड वेसल होगी उसमें हीमोग्लोबिन क्या करेगा? O2 को छोड़ देगा और CO2 को कैरी कर देगा, और क्या बना लेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और लगातार ब्लड ट्रेवल किया करता है तो जाएगा लंग्स के पास और क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब बॉडी पार्ट्स के पास आएगा तो क्या बना लेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ट्रेवल करता रहेगा, ऐसे 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 ट्रेवल करता रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक मिनट समझिए, एक और चीज अब पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 है ना बेटा, ये लगभग 98% हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हो जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो आपका अप्रॉक्स 2% है वो जाएगा किसमें? डिजॉल्व स्टेट में। और किसमें होगा डिजॉल्व? प्लाज्मा में होगा। समझ में आया? हो गया ट्रांसपोर्ट, पढ़ लिया, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की अगर बात करें तो करीब ये 10% ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन में, 5% ट्रांसपोर्ट होगा किसमें? डिजॉल्व स्टेट में। और डिजॉल्व स्टेट मतलब किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा तो याद होगा ना, पढ़ाया था अभी। और 10, 5, 15, तो जो 85% हमारा बचा है वो ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं SCO3-। समझ में आया? मतलब ये है, इसको देखते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है? बॉडी पार्ट्स।
भैया बॉडी पार्ट से, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा ऑफ कोर्स और O2 कम होगा। ये आ रही है आपकी ब्लड वेसल, मैं सारी ब्लड वेसल क्या बना दे रहा हूँ, रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गई, कैपिलरीज हो गई, यहीं से चीजें एक्सचेंज होंगी। तो जो CO2 है, ठीक है, CO2 यहां जाएगा और CO2 जो 10% CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और निकल जाएगा, है ना, मैंने आपको बोल चुका हूं। जो 5% है वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगा और उस फॉर्म में ट्रेवल कर जाएगा, कहां पे, लंग की तरफ, और फिर लंग्स जो है वो CO2 को बाहर निकाल देगा बॉडी से, आप एक्सपायर करते हो ना। लेकिन जो 85% है ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है, इसी को हमें समझना है। जैसे ही आप CO2 यहां आता है ब्लड में, मतलब ब्लड वेसल में, कहां पर, बॉडी ऑर्गन्स के पास, तो CO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O के साथ, और क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, क्या है, कार्बोनिक एसिड है। और यहां पर जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या नाम है उसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि इस H2CO3 को फर्दर तोड़ेगा और बनाएगा SCO3 माइनस और H प्लस, और यही SCO3 माइनस क्या है आपका, बाइकार्बोनेट, इसी फॉर्म में ट्रेवल करेगा, फिर अंतिम में कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, और ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी। ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, रिवर्स होगी, मतलब SCO3 माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, H2CO3 बनाएगा, H2CO3 से फिर CO2 अलग होगा और H2O अलग होगा, CO2 क्या कर दोगे आप, बाहर। समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आरबीसी को हमने जान लिया। अच्छा, आरबीसी के बारे में एक बात और जान लो, आरबीसी जो है हमारी बॉडी में लगभग 5.5 मिलियन, हमारी जो आरबीसीज हैं वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं 5.5 मिलियन मिलीलीटर, मिली मतलब 10⁻³ लीटर में इतनी हमारी क्या है, आरबीसीज प्रेजेंट हैं। समझ में आया, जो कि बहुत ज्यादा है ना। इनको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और इनका मेनली काम क्या है बेटा, मेनली काम है बैक्टीरिया को या पैथोजन को क्या करना है, मारना है। ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लगभग 6000 से 8000 होंगे ml, है ना, मिलीलीटर, मिलीलीटर है ये, मिलीलीटर इतने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, फाइट अगेन, मतलब एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, फाइट करते हैं इन्फेक्शन के लिए और प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से, है ना, बैक्टीरिया को किल करते हैं, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज रखते हैं अपने पास। एंटीबॉडीज जानते हो क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन चीज हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन, और उसके अगेंस्ट जो बॉडी हमारी फाइट करती है, जो चीज बनाकर, जो सब्सटेंस बनाकर, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। समझ में आया। इनका शेप कैसे होता है, इरेगुलर शेप होता है, और जनरली क्या होते हैं, लार्जर होते हैं आरबीसी, ठीक है बेटा। इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। भैया इनको डिसाइड करना है ना, इनके पास ब्रेन होना चाहिए ना, किसको मारना है किसको नहीं मारना। पता चला क्या कर दिए, ब्लड वाली, मतलब अपनी ही सेल को इन्होंने क्या कर दिया, किल कर दिया, जो कि ठीक बात नहीं है। तो ब्रेन होना बहुत जरूरी है। प्लेटलेट्स क्या है, इनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं लगभग 1.2 से 4, कितना, 1.5 से 4, 1.5 to 4 लाख पर मिलीलीटर, इतने प्रेजेंट होते हैं लगभग, ठीक है। इनके पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब क्या, ये जो आपकी ब्लड वेसल है, ये कभी अगर क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, क्या हो जाए, रप्चर हो जाए,
जैसे आपको किसी ने कभी खरोंच लग गई तो ब्लड बाहर आ जाता है ना, तो क्या हो जाती है आपकी जो ब्लड वेसल है जहाँ पे क्या कर रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा था, वहां से क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर हो जाएगा तो ब्लड बाहर आ जाता है। तो क्या करता है यहाँ वो क्या बनाता है, क्लॉट बना देता है। क्लॉट मतलब ब्लड को रोकना है, ठीक है ना। जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या करना है, स्टॉप। कैसे करता है इसको समझते हैं। एक मिनट जरा मैं पेज ले लेता हूँ। बेटा जो आपका प्लेटलेट्स हैं वो कहां प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, ब्लड में। मान लीजिए यहां पे क्या लग गई, आपके इंजरी हो गई आपको, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई, रप्चर हो गई। तो जो पहला स्टेप हुआ वो क्या हो गया, आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, ठीक है। तो क्या क्या होगा, जो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स मौजूद हैं, पहली बात तो वो क्या होंगी, वो यहाँ पर आ जाएंगी। प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन मतलब वहां पर वो आ जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो प्लेटलेट्स है ना, इनको ध्यान से देखिएगा, ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट करेंगी किसको, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट क्या करेगा, जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम है, उसका नाम है उसका नाम है थ्रोम्बो काइनेस, एस लगाए एंजाइम है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और यही थ्रोम्बिन हमको चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड में हमारे प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी फिब्री नोजन, जो कि कहां से आते हैं, लीवर से आते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिब्रिन में। और यही फिब्रिन क्या करेगा, यहां जाकर क्लॉट बना देगा, एक रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बना देगा, और ब्लड क्या हो जाएगा हमारा, रुक जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्चुअली उससे पहले जो ब्लड, एक्चुअली जैसे ही वेसल आपकी फटेगी, सबसे पहले यहां पर एक स्टेप होता है, जो ब्लड वेसल है बेटा वो अपने क्या करेंगी, वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी। जो ब्लड वेसल है वो आपस में क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा दब जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि क्या हो, ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। तो वॉस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। उसके बाद पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशन होगा, और प्लेटलेट्स ये पूरा काम करेंगे यहां से, राइट फ्रॉम द एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेस से थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन जाके फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन उसको आके यहाँ लगा देगा। और तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा बेटा कि क्या बन जाएगा आपका, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर बेटा क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लड कभी रुकेगा नहीं, सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, आपकी अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ये आप इसको घर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका कोई ना, जितनी मैंने बातें बोली वही सारी बातें। ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मतलब क्या है, जो ब्लड है ना उसके पास ब्लड वेसल्स हैं, तो वो क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, वो मेंटेन करता है। कैसे भाई, जो उसकी ब्लड वेसल्स है उसको क्या करेगा, जब वाइड कर देगा तो जो हीट होगी वो क्या होगी, ज्यादा रेडिएट होगी। जब ज्यादा रेडिएट होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी से हीट लॉस होगी ना। और जब क्या कर लेगा, पास पास कर देगा, तो हीट कम रेडिएट होगी, तो हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है ना। ठीक है। हार्ट, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं बेटा। हार्ट हमारा अगर देखा जाए तो हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो हम क्या कर रहे हैं, तो हमने एक्चुअली ब्लड वेसल पढ़ लिया, हमने ब्लड को जान लिया। अब ये जो ब्लड वेसल में ब्लड बह रहा है, इसको कौन फोर्स डाल रहा है बहने के लिए, तो ये क्या है, ये है एक वाटर पंप,
और वो कौन है? हार्ट है हमारा। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। नीचे वालों को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल क्या होते हैं? आप देख रहे हो कि वेंट्रिकल क्या है? बड़े हैं। ये क्या है? ये छोटे हैं। समझ में आया? ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता हुआ दिख रहा है आपको, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अगर हम कहें ब्लड कैसे जा रहा है, तो देखिए ये एक क्या बना है? ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, और यहां पे आके एक वॉल्व बनी हुई है। वॉल्व क्या बनी हुई है? वॉल्व। वॉल्व क्या होती है इसको समझिएगा। ऐसी एक वॉल्व बनी हुई है, वॉल्व, VALVE। समझ में आया? वॉल्व क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर है कि ब्लड जब ऊपर से नीचे एक बार आ जाए तो दोबारा क्या हो? बैक फ्लो ना हो ब्लड का। वैसे यहां पर भी एक वॉल्व बनी हुई है, वो ऐसी होती है। इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। क्योंकि देखो 2 पोर हैं इसमें, 3 पोर हैं। ब्लड क्या करेगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा। देखोगे यहां पे क्या है बेटा? सेपरेशन है, मतलब राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट कर रहा है। इसको बोलेंगे क्या? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है। ये सब बातें वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पर क्योंकि मैं लिख देता हूं आपके लिए, समझिएगा। यहां पर जो था उसको क्या बोलेंगे? कौन सी वॉल्व है ये? ये वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां वाली वॉल्व का नाम क्या है? ये है बाई कस्पिड वॉल्व। इन दोनों के बीच जो ये जो सेपरेशन है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का, इसको बोलेंगे क्या? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसको बोलेंगे क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ना। आसान है काफी। ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो बीच में है, ये इंटर एट्रिकुलर इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो है इन दोनों के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बीच में। ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं आखिर है क्या। मान लीजिए ये आपका क्या है? ब्लड है। ये आपका है हार्ट, और हार्ट में है ये 4 चैम्बर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर आपको क्या बनाया है इन्होंने? लंग्स। सबसे पहले जो ब्लड होगा बेटा, वो लंग्स के थ्रू आएगा और इंटर होगा सबसे पहले कहां पर? आपका लेफ्ट एट्रियम में। कहां इंटर होगा? लेफ्ट एट्रियम में। रुकिए एक सेकंड में फिगर बना देता हूं। ये हैं आपके 4 चैम्बर्स। ये है आपका बॉडी ऑर्गन। ब्लड सबसे पहले क्या करेगा? यहां से यहां आएगा और यहां इंटर होगा। और क्योंकि ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपके लंग से, तो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और इसको कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी वेन। ये एक लौती ऐसी वेन है, ओनली वेन हु कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। फिर ब्लड यहां से यहां आएगा और यहां से फिर बॉडी ऑर्गन की तरफ जाएगा, और इसको जो ले जाएगा उसका नाम है ऑरोटा। और ये ब्लड भी कैसा ले जाएगा? O2। भाई यहाँ पे भी तो O2 वाला ही ब्लड था ना। फिर यहां से जो ब्लड वेसल जाएगी इसके पास, ये क्या होगी? ये होगी वेना कैवा। वेना कैवा मतलब वेन्स। और ये ब्लड कैसा होगा? CO2 वाला इम्प्योर ब्लड। यहां से ब्लड यहां आएगा और फिर यहां से इसके पास चला जाएगा। ये वाला ब्लड भी कैसा होगा बेटा? CO2, और इसको ले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। मतलब एक लौती आर्टरी है जो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। एक लौती वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो आपने देखा होगा यहां पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ले जा रहे हैं, इसलिए इस सर्कुलेशन को बोलते क्या है? पल्मोनरी
सर्कुलेशन, और इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ में आया? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड अलग चल रहा है और डीऑक्सीजनेटेड अलग चल रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर चल रहा है, मतलब कि ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है यहां पर क्या चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, जो राइट वाला हिस्सा है वहां क्या चल रहा है, वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। ठीक है, तो मतलब ब्लड की मिक्सिंग नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, CO2 वाला ब्लड अलग। समझ में आया? ये जो मिक्सिंग नहीं होती है यही बहुत अच्छी चीज है हमारे हमारे मतलब बॉडी में। ये जो ब्लड हमारा मिक्स नहीं होता है, ये जो ब्लड की मिक्सिंग नहीं है हमारे ब्लड में, किसमें, मैमल्स में, मतलब जैसे कि हम और कौन है, बर्ड्स। बेटा ये दोनों क्या करते हैं, इनके पास एक टेंडेंसी होती है होम्यो थर्मल, मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना, बॉडी टेम्परेचर को क्या कर पाना, रेगुलेट कर पाना। रेगुलेट मतलब क्या, मतलब बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, ऐसा नहीं कितना भी कर दोगे तब तो मतलब डेथ हो ही जानी है, कितना मतलब अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा घट जाता है, तो हम अपने टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, मेंटेन, होम्यो थर्मल, मेंटेन कर लेते हैं अपने टेम्परेचर को, क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग नहीं है। O2 अलग चल रहा है, CO2 अपना अलग चल रहा है। समझ में आया? O2 और CO2 अलग चल पाता है, तो O2 और CO2 जब मिक्स नहीं होता तो हमको क्या मिल जाती है, मैक्सिमम एनर्जी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं होता है, ड्यू टू नॉट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। भाई जितना ज्यादा ब्लड मिक्स नहीं होगा उतना ज्यादा O2 होगा, जितना ज्यादा O2 होगा उतना ज्यादा बॉडी हमारी क्या कर पाएगी, एनर्जी मेंटेन कर पाएगी ना, क्योंकि एनर्जी लेने के लिए क्या चाहिए, अच्छा जान लो आज, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो क्या मिलती है, एनर्जी। तो जब ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही तो एनर्जी होगी, तो इसलिए मिक्सिंग ब्लड सही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे अभी आप देखोगे, जैसे कि अभी आप ले लो किसका, एम्फीबियंस ले लो, उनके पास क्या है, 3 चैम्बर हैं। आपके क्या होते हैं, फिशेस होते हैं, उनमें कितने होते हैं, 2 चैम्बर हैं। इसमें 3 चैम्बर मतलब 2 ऑरिकल्स, एक 2 ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। इसके पास क्या होगा, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। इन सब में क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, और जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी ये जनरेट नहीं कर पाएंगे, एनर्जी का जो मैक्सिमाइजेशन है वो नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़े, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम हार्ट के बारे में जानते हैं कि हार्ट का जो ये ब्लड को पंप कर पा रहा है, तो इसके पास ये इंपल्स, ये फोर्स कहां से आ रहा है, तो फोर्स आने के लिए 3 चीजें हैं कि साइनो आर्टियल नोड, एक है एट्रियो वेंटिकुलर नोड, एक है यहां पर ये क्या है, ये हैं आपके परकिंजे फाइबर्स। ये क्या है, लिख दे रहा हूं, यहां शायद लिखा नहीं है, ये क्या है, परकिंजे फाइबर्स। और ये देखो ये आ रहा है क्या, ये है बंडल ऑफ हिस, ये क्या है, राइट बंडल, और ये जो लेफ्ट बंडल ले रहा है इसी को बोलेंगे क्या, बंडल ऑफ हिस। ये चारों क्या करते हैं, ये जो 1 2 3 4, ये सारे मिलकर बेटा क्या, एक इंपल्स जनरेट करते हैं, या फिर क्या कह लो, जो हमारी हार्ट में करंट को दौड़ा देते हैं, जिससे एक्चुअल में हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। समझ में आया? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टोल, और जब रिलैक्स करेगा उसको बोलेंगे डायस्टोल।
समझ में आया? थोड़ा इसको समझते हैं, है ना, कैसे इसकी फंक्शनिंग है इसको जरा जानते हैं। ठीक है, चारों याद रखिएगा। मान लीजिए सबसे पहले जो सबसे भारी भरकम इंपल्स जनरेट होता है वो कौन करता है? ऐसे नोड, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। जब ये पेस मेकर इंपल्स जनरेट करता है, सबसे पहले इंपल्स कहां जाएंगे भाई? इसके पास ही तो आएंगे। ये है क्या? ये है राइट ऑरिकल। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्या होंगे? ऑरिकल्स होंगे। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कौन होंगे? ऑरिकल होंगे। फिर यहां मैसेज पहुंचेगा, फिर ये क्या करेगा? ये नीचे की तरफ मैसेज ले जाएगा। आगे जाके जो एसए नोड है या फिर एवी नोड है, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इनका काम कौन संभालेगा? परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफिस। तो ये दोनों क्या करेंगे? सेकंड में क्या करेंगे? फिर रिलैक्स होगा, सॉरी, फिर क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्यों मैक्सिमम होना पड़ेगा इसको समझिए। जब मैक्सिमम की बात करते हैं, देखिए वेंट्रिकुलर में एक तरफ ब्लड को भेजना है कहां? सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ, और दूसरी तरफ ब्लड को भेजना है कहां? ये देखिए यहां से भेजना है सारा लंग की तरफ। मतलब सबसे जो मेन काम है वो वेंट्रिकल्स का ही है, ब्लड को बहुत दूर ले जाना है। उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो इसमें चारों लोग इन्वॉल्व हैं, एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफिस। और पूरी तरीके से जो वेंट्रिकल है वो क्या कर जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑरिकल उस समय रिलैक्स पोजीशन में जा रहे होंगे, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके ना। समझ में आया? मतलब हर्ट ऐसे नहीं कि बस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे रिलैक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उस समय, और सॉरी, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस समय वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्स में है। फिर वेंट्रिकल के पास जब पहुंचेगा क्या? इंपल्स, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस समय इंपल्स वहां पे खत्म हो चुका होगा, कहां पे? ऑरिकल्स के पास, तो वो रिलैक्स कर जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो पूरा होता है वन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने बोला है सिस्टोल, प्लस वन रिलैक्सेशन, जिसको हमने बोला है क्या? डायस्टॉल। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या? कार्डियक साइकिल, जिसकी जो टाइमिंग है वो होगी 0.8 सेकेंड। जो हमारा हार्ट है बेटा, वो अगर 1 सेकंड की बात करें, मतलब ये जो कार्डियक साइकिल में लगभग 50 ml टू 100 ml ब्लड को क्या कर देता है बेटा? वो पंप कर देता है। अगर इसका ऑन एवरेज निकालें तो लगभग अगर 75 ml ले लें तो 0.8 सेकंड में जितना करेगा, फिर 60 सेकंड में जितना करेगा, तो लगभग 5.5 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में आपका ब्लड इतना कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब इतना ब्लड निकल जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सारा ब्लड 1 मिनट में आपके हार्ट से क्या हो जाता है? निकल जाता है। समझ में आया? मतलब जब भी आप हार्ट को पंप कर रहे हैं तो उसमें जो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, 1 मिनट में पूरा का पूरा 5.5 लीटर ब्लड क्या हो जाता है? निकल जाता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या होता है भैया? देखो ये जो आपकी ब्लड वेसल है, इसमें जो ये ब्लड बह रहा है, ब्लड क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड क्या होगा? लिक्विड और गैस। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है? जिस भी वॉल में बह रहा होता है उसमें एक प्रेशर जनरेट करता है। वो जो प्रेशर जनरेट करेगा उसी को हमने क्या बोला? ब्लड प्रेशर। मतलब जो ये ब्लड बह रहा है, ये जहां बह रहा है उसकी वेसल में, मतलब ब्लड वेसल में एक प्रेशर डाल रहा है, उसी को हमने क्या बोला है? ब्लड प्रेशर बोला है ना। इसका ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है, हमारे, आप कभी गए होंगे तो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर ना। स्फिग्मोमैनोमीटर ऐसे नाम लेना है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है, ये आपको दिख रहा है।
और ये मेजर करता है एक नॉर्मल रेंज 120/80 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg क्या है बेटा? प्रेशर है। प्रेशर क्या मतलब? यही जो प्रेशर मतलब ये वाला, ये जो ब्लड मार रहा है ना प्रेशर, किस पे? अपनी वेसल पर। तो इसका रेंज 120/80। 120 है क्या एक्चुअली? 120 आपको बता दूं मैं, ये देखो 120 है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। कहां गया वेंट्रिकुलर सिस्टॉल? सॉरी, ये देखिए एक है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, मतलब जो वेंट्रिकल सिस्टॉल करेंगे, तो आपको देखो मैं अभी डायग्राम दे दिखा देता हूं। जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल करेंगे तो ये क्या है? ऑरोटा। ऑरोटा मतलब क्या? सारी आर्टरीज। आर्टरी में बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होगा, और जब बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होगा तो बहुत तेज ब्लड पुश करेगा या फिर फोर्स लगाएगा किस पे? वेसल में, जिसमें वो बह रहा होगा। इसीलिए इसका जो प्रेशर है वो क्या है? बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल होता है, जिसको हमने बोला 120 mm ऑफ Hg। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर रिलैक्स भी करेगा। तो रिलैक्स पोजीशन में भी जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होंगे? डायस्टॉल। मतलब रिलैक्स पोजीशन में, मतलब कि जो आर्टरीज हैं हमारे ब्लड में, अगर हिंदी में समझे तो आर्टरीज में जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है, मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टरीज में एक प्रेशर जनरेट होता है जो मतलब कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg होता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो उस समय भी एक प्रेशर जनरेट होता है, उसी आर्टरी में प्रेशर जनरेट होता है, वो कितना होता है? 80। और 120/80 को ही हमने क्या किया है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर दिया है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपकी आर्टरी क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है। मतलब जिस आर्टरी में ब्लड बह रहा है वो क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। भाई ज्यादा प्रेशर अगर लगेगा तो क्या हो जाएगी? उसी को हम बोले हाइपर टेंशन बोला है। समझ में आया? आखिरी पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, और इसमें हम पढ़ेंगे एक फ्लूइड को, उसका नाम है लिम्फ। क्या नाम है उसका? लिम्फ। मान लीजिए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है बेटा? जो लिम्फ है बेटा, ये ब्लड की तरह ही है। ये जो फॉर्म होता है, मतलब जो इसकी फॉर्मेशन होगी वो कहां से होगी? वो ब्लड से होगी। और ये जो अपने ब्लड को, सॉरी अपने जो लिम्फ को, अपने फ्लूइड को पोर करेगा, वो भी किसमें करेगा? ब्लड में ही करेगा। फॉर्मेशन भी ब्लड से होती है, पोर भी ब्लड में करता है। मतलब मान लीजिए कि ये आपकी एक ब्लड वेसल है, ये क्या होंगी? कैपिलरीज होंगी। यहां से बेटा बहुत सारी चीजें क्या करती हैं? कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि WBC, बहुत सारे हॉर्मोन्स, ठीक है, वाटर। समझ में आया? ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी चीजें ब्लड से बाहर आ जाती हैं। और ये जब बाहर आती हैं तो ये एक फ्लूइड बना देती हैं। उसी फ्लूइड को हमने बोला है लिम्फ फ्लूइड, जो कि कैसा होता है? कलरलेस होता है। और ये जो कलरलेस फ्लूइड है, इसकी अपनी क्या होती हैं? अपनी लिम्फ वेसल्स होती हैं, जिसमें वो बह रहा होता है। मतलब ब्लड से बहुत कुछ निकलेगा, अपना एक वेसल बनाएगा, जैसे ब्लड वेसल होती है, उसमें सारा लिम्फ रहेगा, लिम्फ बहेगा और फिर जाकर हार्ट, मतलब सॉरी ब्लड वेसल में जाके क्या हो जाएगा? पोर कर देगा। और रास्ते में ये 3 फंक्शंस क्या करता है? परफॉर्म करता है। समझ में आया? कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है देखते हैं। पहला फंक्शन इसका क्या है? देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए ये आपकी क्या है? ब्लड वेसल है। ये आपकी क्या है? ब्लड वेसल। ये है कैपिलरीज। कैपिलरीज से चीजें बाहर आ गई। कौन कौन सी चीजें? प्लाज्मा, प्रोटीन, हार्मोन, WBC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारा आकर एक, जैसे कि यहां पर बहुत सारी आर्ट्रियोल्स की कैपिलरीज बनती हैं, इसके पास भी इस लिम्फेटिक सिस्टम की भी क्या है? अपनी एक कैपिलरीज है। इसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फ कैपिलरी। और ये लिम्फ कैपिलरी आगे जाके क्या बनाएगी? लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल अपना जो भी काम करना होगा
करेगी और अंत में जाकर फिर क्या हो जाएगी, इसी ब्लड वेसल में क्या हो जाएगी, लिम्फ को पोर कर देगा। क्योंकि आरबीसीज नहीं आती हैं तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे समझते हैं आखिर ये है क्या। तो इसका क्या फंक्शन है बेटा, इसको सबसे मेन फंक्शन है बेटा, वो क्या करता है, मेंटेन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब जो ब्लड वेसल से लॉस्ट चीजें हैं जो जा रही हैं बेटा, वो तो जाएंगी ना, क्योंकि कैपिलरीज से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बाहर जा रही होंगी, उनको दोबारा ब्लड वेसल में पहुंचाना, ये इसका मेन काम है। दूसरा काम क्या है बेटा, दूसरा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं अभी। देखो जब यहां से ये बाहर आ रहा होगा ना, तो बेटा कैपिलरीज से कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारे पैथोजन बाहर आ जाते हैं। पैथोजन जानते हो ना, डिजीज कॉचिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करेंगे, ये भी आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ हमारी है क्या, यहाँ हमारी एक्चुअल में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। एक्चुअल में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। तो इन सेल्स में कभी पैथोजन क्या ना कर सकें, इंटर ना कर सकें, तो क्या मौजूद है हमारे पास, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, ये जो सेल के बीच का स्पेस इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वहां क्या प्रेजेंट है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है। क्या मौजूद है, लिम्फेटिक सिस्टम। और वो 3 फंक्शंस करता है, देखते हैं। पहला है मेंटेन बॉडी फ्लूइड, जो भी चीज बाहर है इसको दोबारा ब्लड में पहुंचा देना। तीसरा क्या है बेटा, प्रोटेक्ट करता है बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। बेटा जो चीजें भी कैपिलरीज से बाहर आ गई हैं उनको क्या करना, मतलब पैथोजेंस को उनको क्या करेगा, किल करेगा। किल करेगा इसका मतलब उसके पास क्या होंगे, एंटीबॉडीज होंगे, है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा थोड़ा बहुत काम भी कर लेता है, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा क्या, फैट को, और उसके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प क्या करेगा, मतलब ब्लड की थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देता है, क्योंकि फैट क्या है, बहुत मोटा मॉलिक्यूल है ना, तो उसको ले जाना पड़ेगा। ले जाने के लिए कौन है, एब्जॉर्ब करेगा फैट। कैसे करता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये है कैपिलरी, ये क्या है, कैपिलरी, ये है कैपिलरी। बेटा कैपिलरी से क्या होगा, चीजें बाहर आएंगी, पैथोजन बाहर आएंगे, हार्मोन बाहर आएगा, वाटर बाहर आएगा, प्लाज्मा बाहर आएगा, प्रोटीन बाहर आएगा, समझ में। और क्या बना लेगा वो, लिम्फ कैपिलरी में आएगा। लिम्फ कैपिलरीज में जाकर क्या होगा उसका, फिर वो लिम्फ नोड्स पे आएगा, लिम्फ नोड बनाते हैं, इनमें स्टोर होगा। फिर ये लिम्फेटिक वेसल में बहेगा, फिर आएंगे क्या, लिम्फ नोड्स, और इन लिम्फ नोड्स के पास क्या होते हैं, WBCs, जिसको हमने क्या बोला है, लिम्फोसाइट। और यही क्या करते हैं, मेनली किल करते हैं, किसको, पैथोजेन को। और फिर क्या होंगे, इस तरह पूरी बॉडी में क्या होंगे, ये फैले होंगे पूरी बॉडी में। ये क्या है, लिम्फ वेसल है, जगह जगह क्या है, लिम्फ नोड है, जहां पर क्या है, सारे लिम्फोसाइट हैं। ये लिम्फोसाइट फिर ट्रेवल कर रहे हैं और फिर अंतिम में जाके क्या करेंगे, वेनस सिस्टम, मतलब वेन्स में जाकर डाल देंगे। ठीक है, कैरी फ्लूइड टू द ग्रेट वेन्स इन द नेक, सारा आके बाहर आ जाएगा। वो जो व्हाइट है, वो जो कलरलेस लिम्फ है, वो सारा उठकर कहाँ आ जाएगा, नेक के पास आ जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें पोर कर देंगे फिर से, मतलब ब्लड से ही निकला था और ब्लड में ही पोर हो गया। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखिए, ये देखिए पूरी बॉडी में देखिए फैले हुए हैं ना, ये पूरी बॉडी में क्या होंगे, ऐसे करके फैले होंगे और अंतिम में जाके क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे। अंतिम में क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे। किसमें पोर हो जाएंगे, नेक वाले पोर्शन पर जाकर एक वेन्स में सारे के सारे लिम्फ फ्लूइड को क्या कर देंगे, डाल देंगे। समझ में आया, ठीक है। अगर आपसे कह दे कोई लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो आप कहोगे सर लिम्फेटिक सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। एक तो है लिम्फ फ्लूइड, दूसरा क्या है बेटा, लिम्फ ऑर्गन्स, और तीसरा क्या है, लिम्फेटिक वेसल।
वेसल क्या है भाई? जिसमें ये लिम्फ फ्लूइड बह रहा है। और लिम्फ ऑर्गन्स क्या है बेटा? बहुत सारे लिम्फ ऑर्गन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी में मदद करते हैं, जैसे कि सबसे पहला होगा क्या आपका? फर्स्ट क्या है? लिम्फ नोड्स। क्या करेगा? बहुत सारे लिम्फोसाइट्स रखेगा जो कि क्या है? प्रकार के WBCs हैं, फाइट करते हैं। और क्या है बेटा? स्प्लीन होगा। तीसरा क्या है? थाइमस होगा। चौथा क्या है? पेयर्स पैचेस होंगे। पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं आपके? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। इनके पास भी क्या होंगे बेटा? बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होंगे। समझ में आया बेटा? पेयर्स देखो, जहां जहां भी हमारे यहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा है वहां पर ये लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस की फॉर्म में ये लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, उसके पास लिम्फोसाइट हैं कि वो क्या कर सके, अगर पैथोजन आपके खाने में हो गया तो वो क्या करेगा? पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो पैथोजन है वो क्या करेगा? किल कर देगा, इस लिम्फोसाइट द्वारा मार दिया जाएगा पैथोजन। समझ में आया? और क्या है? टॉन्सिल्स यहां पर है कि अगर आप एयर के थ्रू किसी पैथोजन को लेते हो तो वो क्या हो जाएगा? वो भी किल कर दिया जाएगा। उसके पास भी क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स होंगे। और लिम्फेटिक वेसल में तो ब्लड बहता ही बहता है। समझ में आया? ठीक है बेटा। स्प्लीन क्या करेगा? ये बेटा बहुत सारा स्टोर करता है क्या? लिम्फोसाइट। थाइमस क्या करता है? यहां पर होगा आपके पास। ये क्या करेगा? ये बेटा स्टोर तो करता ही है, प्लस फॉर्मेशन भी करता है। किसकी? लिम्फोसाइट की। समझ में आया? और फिर सारा लिम्फ फिर से जाकर उसी वेन में फिर से क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। तो तीनों फंक्शन इसके पूरे हो गए। पहला वाला फंक्शन क्या था? कि जो मेंटेन बॉडी फ्लूइड किया उसने। दूसरा फंक्शन क्या था? कि किल कर देगा पैथोजन को। और तीसरा फंक्शन क्या होगा? ये क्या करेगा? फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लीजिए ये क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होते हैं? वेलाए होते हैं और यहीं पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहां पर ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी बनाएगा। कौन? यही लिम्फेटिक सिस्टम की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टियल। और यहां से फैट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक फंक्शन इसका ये भी है कि फैट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। समझ में आया? चलिए, लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, कोई बात नहीं, चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ में जाना हमने आज। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा रिस्पिरेशन पे। उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से जानेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ में समझने में समय तो लगता है। ठीक है, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कुछ ना कुछ बेहतर सीखते रहिएगा।